चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने चीजें पढ़ी थी। इसके अंदर कुछ अज्यूम नॉलेज की बात की थी हमने, जो कि F3 से F7 के पेपर में ट्रांसफर होगी। अब एक और चीज है जो कि F3 से F7 में ट्रांसफर है, वो है एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स। मैं चाहूंगा जरा आप लोग इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री बना दें कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो क्या डबल एंट्री पास करते हैं हम लोग। क्या एंट्री पास होती है भाई जब हम शेयर इश्यू करते हैं? कैश या बैंक डेबिट हो जाता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है? और अबव द पार वैल्यू इशू करें तो शेयर प्रीमियम भी। ये पास होती है एंट्री इश्यू ऑफ शेयर्स की एट द फुल मार्केट प्राइस। व्हाट अबाउट इफ द कंपनी हैज इश्यूड द शेयर्स एट अ राइट प्राइस? अगर कंपनी राइट शेयर इश्यू करे राइट प्राइस पे तो उसकी डबल एंट्री क्या पास होगी? राइट शेयर्स की डबल एंट्री क्या पास होगी भाई? राइट शेयर्स की डबल एंट्री वेरी गुड, सेम होती है। लेकिन क्या ये जवाब सबके अंदर से आ रहा था कि सेम होती है? ये बहुत बड़ी बात है, दोनों की एंट्री सेम होती है। फर्क क्या होता है? यस, प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस होता है क्योंकि ये राइट प्राइस पे होती है। राइट प्राइस का मतलब क्या है? लोअर देन द मार्केट वैल्यू बट अबव द पार वैल्यू। पार से ऊपर होती है लेकिन मार्केट थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस होती है। और इश्यू ऑफ शेयर द फुल मार्केट प्राइस का मतलब ये प्रॉपर मार्केट वैल्यू पे दिया हुआ है। तो कंपनी कब मार्केट वैल्यू इश्यू करती है, पे इश्यू करती है, कब राइट शेयर इश्यू करती है? राइट शेयर, वेरी गुड, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू किए जाते हैं। नए शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, राइट शेयर दिए जाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। वेरी गुड। उसके बाद आता है बोनस शेयर्स। एंट्री पास होती है और शेयर कैपिटल। वेरी गुड। फिर आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड की एंट्री क्या पास होगी भाई? रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल के बैंक अगर पैसे दे दिए तो बैंक क्रेडिट। बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि डिविडेंड की नेचर क्या है? डिविडेंड की नेचर क्या है? इज इट एन एसेट और एक्सपेंस और इनकम? बिजनेस के लिए जो डिविडेंड पे कर रही है उसके लिए इसकी नेचर क्या है? एसेट, एक्सपेंस, इनकम है। तो ये बात बोलना कि ये एक्सपेंस है, ये गुनाह कबीरा है। डिविडेंड की पेमेंट एक्सपेंस बिजनेस का कभी भी नहीं होती। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर यही हरकत करेगा। वो बोलेगा डिविडेंड कंपनी ने पे किया, एडमिन में डाल दिया। एडमिन में डालना एक एरर ऑफ प्रिंसिपल करने के बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि डिविडेंड हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। फिर आपने कहा ये क्या है? डिविडेंड क्या है भाई? अरे इनकम कैसे होती है? मैं दे रहा हूँ यार, मैं दे रहा हूँ डिविडेंड, इनकम कैसे हो जाएगी? ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है।
एप्रोप्रिएशन का वर्ड हम यूज नहीं करते क्योंकि ये पार्टनरशिप में यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और इसकी पेमेंट कहां से हो रही है? आप देखो इक्विटी से हो रही है। तो डिविडेंड बेसिकली इक्विटी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी आप देखो मैंने पीएनएल डेबिट नहीं किया, अगर ये एक्सपेंस होता ना तो पीएनएल डेबिट करता हूं, क्योंकि एक्सपेंसेस सारे हमारे कहाँ चार्ज होते हैं? पीएनएल में, इनकम स्टेटमेंट में। और डिविडेंड हमारा एक्सपेंस नहीं होता। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उसने डिविडेंड को एक्सपेंस में डाल दिया। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड को उसने एक्सपेंस में डाल दिया, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, वेरी गुड। और रिटेनिंग डेबिट होना चाहिए ना, रिटेनिंग को डेबिट कर देंगे। तो आप देखो उसने एंट्री क्या बना दी इसकी जगह? उसने एंट्री बना दी एडमिन एक्सपेंस डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, ये एंट्री बना दी। हालांकि होनी क्या देती इसकी जगह? रिटेनिंग। तो अब मैं एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा और उसकी जगह रिटेनिंग को डेबिट कर दूंगा। क्या करिए अब बात सबको? देखिए एडमिन एक्सपेंस डेबिट और डिविडेंड पेबल अगर क्रेडिट कर दिया उसने, और मुझे एडमिन एक्सपेंस को रिमूव करना, तो एडमिन को क्रेडिट कर दूंगा मैं, और उसके डेबिट कर दूंगा। किसको होना चाहिए था? रिटेनिंग। जैसे आपने एरर्स की करेक्शन पड़ी होगी कि जो अकाउंट नहीं चाहिए उसको रिवर्स कर दें, और जो अकाउंट चाहिए उसको उसी जगह पे लें। चल भाई, एक हम लोगों ने पीएल स्टार्ट की। पीएल स्टार्ट कहां से होती है भाई? सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? वेरी गुड, क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं? सेल्स माइनस क्या आता है? भी आइडिया था। इसके बाद इंटरेस्ट और टैक्स भी एक्सपेंस है, तो टोटल प्रॉफिट आया था ना आखिर में, प्रॉफिट फॉर ईयर जिसको मैं कह दूं। तो ये हो गई क्या हमारी? पीएनएल, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेल्स और एंड हो जाती है कहां पे जाके? प्रॉफिट। अब इसके बाद एक चीज ऐड होती है, इसको कहते हैं ओसीआई, दैट इज कॉल्ड अदर। और जब मैं इन दोनों को एड अप कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब F7 लेवल पे एक ये बहुत बड़ा मसला है जिसको हमने डिस्कस करना है इन डिफरेंट आईएफआरएस के, कौन सी इनकम या कौन सा गेन या कौन सा लॉस ओसीआई में जाएगा, या कौन सा गेन या कौन सा लॉस पीएनएल में जाएगा। तो क्या पीएनएल में जाएगा और क्या ओसीआई में जाएगा? तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंटिंग कहती है कि जो इनकम रियलाइज हो गई है वो पीएल में जाना चाहिए, जो गेन रियलाइज हो गया वो पीएल में जाना चाहिए, और जो गेन रियलाइज नहीं हुआ वो कहा जाना चाहिए? ओसीआई में जाना चाहिए। क्योंकि हम सबको ये बात पता है, गौर करिएगा जरा, कि पीएनएल से कैलकुलेट हुआ पैट, प्रॉफिट आफ्टर, ये जाएगा सीधा कहां पे? रिटेन अर्निंग्स में। रिटेन अर्निंग्स से सीधा जाके क्या देता है? डिविडेंड। तो अगर ऐसी इनकम जिसमें से मैं डिविडेंड नहीं दे सकता, वो इनकम मैंने यहां बुक करा दी, तो शेयर होल्डर लड़ पड़ेगा मुझसे, यार इतना बड़ा पैट आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन मुझे डिविडेंड आप बहुत थोड़ा सा दे रहे हो, क्यों? तो अब शेयर होल्डर के फंडे को रिजॉल्व करने के लिए कहा कि ऐसी इनकम जिसमें से आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, उसको कहां ले जाओ? ओसीआई का। और इधर से बैलेंस शीट में कहां हिट होता है ये? ओसीई के अंदर। ओसीई इसको कहते हैं अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो बैलेंस शीट में हेडिंग होती है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम,
उसके नीचे आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स, रिटेन के नीचे आ जाएगा ओसीई, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। अब ओसीई में कहां से बैलेंस आता है? ओसीआई का बैलेंस आता है। रिटेनिंग में कहां से बैलेंस आता है? पीएल का बैलेंस आता है। तो डिविडेंड यहां से नहीं दिया जाता, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? हमेशा रिटेनिंग। तो जो गेन रियलाइज हो गया है, जो गेन रियलाइज हो गया है, उसमें से तो आप डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन जो गेन अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं, जैसे आप जिस घर में रहते हैं, अगर वो घर आपके वालिद साहब का है, तो उसमें आपका हिस्सा भी है, सही है? उसमें आपका जो एक टाइम में मिलेगा भी आपको, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? घर बेचना पड़ेगा। तो आपने देखा हो ना, फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉपर्टी की, तो एक फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रॉपर्टीज बिक रही है, भाइयों के हिस्से निकल रहे हैं, बहनों के हिस्से निकल रहे हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उससे, और सबको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी? घर बिकना। अब आप घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही आपके वालिद साहब आके बोले, यार हमारी जो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी ना, अब वो 8 करोड़ की हो गई। जैसे आपके वालिद साहब ने बात की, आपने उनको गौर गौर से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले, आपने कहा मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा दे दे। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 8 करोड़ की हो गई है, तो कितने का गेन हुआ आपको? 4 करोड़ मेरा हिस्सा निकाल के दे दे, 1 करोड़ मेरा हो गया। हम 2 भाई हैं, 2 भाइयों के हिसाब से अ, कुछ अब अब्बा को बोला, आपने कुछ रख ले, अम्मी को कुछ देते हैं, 1 करोड़ तो कम से कम मेरा बनता है, मैं जरा कुछ आगे शॉपिंग वॉपिंग करने चले जाऊँ, अगर मेरा इरादा है घूमने का, यूरोप के शेंजन कंट्रीज को जाके विजिट करने का, तो 1 करोड़ मेरा हिस्सा निकाल। तो क्या आपके वालिद साहब आपको पैसे दे सकते हैं अभी? क्योंकि ये इनकम अभी तक, गेन अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ, दैट इज अनरियलाइज गेन। तो अकाउंटिंग भी कहती है कि आप अगर रियलाइज गेन नहीं हुआ है और पीएनएल में डाल दोगे, इसका मतलब शेयर होल्डर्स को बता दोगे डिविडेंड आने वाला है, तो आप डिविडेंड दे नहीं सकते उसमें से। तो वी ऑलवेज रिपोर्ट द इनकम दैट वी हैव नॉट येट रियलाइज इनटू ओसीआई कैटेगरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी इनकम रियलाइज हो गई और कौन सी इनकम रियलाइज नहीं हुई? तो क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, जिसमें पैसे मिल गए वो रियलाइज हो गई, जिसमें पैसे मिल गए वो रियलाइज हो गई, जिसमें पैसे नहीं मिले वो रियलाइज। F7 में ऐसी बात नहीं करेंगे हम। F7 के अंदर आईएफआरएस डिसाइड करेगा क्या रियलाइज हुआ क्या रियलाइज नहीं हुआ। पैसे को चलेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आपने कहा ये तो पैसे नहीं आए, फिर भी वो पीएनएल में डाल रहा है। इसमें पैसे नहीं आए, इसमें फिर भी ओसीआई में डाल रहा है। तो ये क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया है आईएफआरएस। कुछ जगह पे मैं आपको लॉजिक बता दूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन जिसको बोल दे ये रियलाइज हो गई है, मतलब क्या हो गया वो पीएनएल में जाएगी। जिसको स्टैंडर्ड बोल दिया अभी तक रियलाइज नहीं लेकिन इनकम है, तो फिर वो कहाँ जाएगी? ओसीआई के अंदर। तो पीएनएल और ओसीआई के अंदर जो डिफरेंस है वो कौन सी इनकम जाती है? पीएनएल में रियलाइज गेन लॉसेस जाते हैं और ओसीआई में अनरियलाइज। और ये फैसला कौन करेगा? वेरी गुड। चलें जी, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट का, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट एग्जामिनर बहुत पूछता है पेपर में, और सस्पेंस अकाउंट हमारी अज्यूम नॉलेज है जो कि F1 F2 से आ रही है। तो थोड़ा सा आपको F3 में, किसी को सस्पेंस अकाउंट में तकलीफ हुई है F1 F2 F3 के अंदर? किसी को हुई है तकलीफ? हुई? अच्छा।
मैं आपको बताता हूँ मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। मैंने FA1 पास किया, मुझे सस्पेंस अकाउंट समझ ही नहीं आया। FA2 पास किया, सस्पेंस अकाउंट समझ ही नहीं आया। F3 पास कर लिया, सस्पेंस अकाउंट समझ ही नहीं आया। 3 जगहों पे मुझे सस्पेंस अकाउंट समझ नहीं आया। फिर मैंने, एक बच्चे ने मुझसे आगे, अच्छा मैं थोड़ा सीनियर हो गया था, पार्ट 2 आई वाज इन स्किल मॉड्यूल। तो एक FD के बच्चे ने आगे मुझसे पूछा FA1 के, सर मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर दें सस्पेंस अकाउंट की। अब मैंने परेशान, मैंने कहा यार सस्पेंस अकाउंट तो मैं खुद 3 दफा से रो रहा हूँ। अच्छा उसको पता नहीं कौन सा यकीन था कि मैं उसको समझा दूंगा। तो मैंने उसको बोला यार मुझे तुम एक दिन दो, मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। तो एक दिन लेके मैंने घर पे जाके तैयारी की सस्पेंस अकाउंट की। और क्रेडिट क्या हो रहा है? डेफर्ड इनकम। किस चीज की एंट्री बना दी मैंने, कोई बताएगा? किस चीज की एंट्री बना दी मैंने? प्रीपेड इनकम, अनअर्न इनकम की मैंने एंट्री बना दी कि पैसे मिल गए लेकिन अभी तक इनकम अर्न नहीं हुई। अब ये एंट्री का अमाउंट हम अज्यूम करें इट्स 1000 का अमाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का ताल्लुक है डेबिट क्रेडिट से। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, डुअलिटी प्रिंसिपल। कहता है हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे, डेबिट क्रेडिट, और दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। जहां भी आपने इसमें मसला कर दिया, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट सिर्फ बेसिकली हमारे पास एक कंट्रोलिंग टूल है जो हमें आइडेंटिफाई करके हेल्प करके देता है ट्रायल बैलेंस की मदद से, कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपने डेबिट क्रेडिट पे गलती की है, और दो, या डेबिट क्रेडिट नहीं है या इक्वल नहीं है। तो समटाइम हम क्या करते हैं, डेबिट रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते। समटाइम डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब भी ट्रायल बैलेंस आपका आसान अल्फाज में बैलेंस नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। अब एंट्री करने वाले ने बाय मिस्टेक एंट्री कर दी, बैंक डेबिट कर दिया उसने 1000 से, और डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दिया उसने 100 रुपए से। एक जीरो गलती से कम कर दिया। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जाऊंगा तो बैलेंस होगा? नहीं होगा। डेबिट पे 1000 पड़े, क्रेडिट पे 100 पड़े हुए, डेबिट क्रेडिट जाके इक्वल नहीं होगा। और जब भी डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट में लाजमी ओपन होगा। पहला सवाल, सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा? जब डेबिट क्रेडिट इक्वल। दूसरी बात, कहाँ खुलेगा? जो साइड शॉर्ट होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां मिस्टेक होगी या जवाब नहीं है इसका, जो साइड शॉर्ट होगी। तो ऐसा भी हो सकता है मिस्टेक डेबिट पे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे खुल रहा है। तो जो साइड शॉर्ट होती है वहां पे हमेशा हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो कौन सी साइड शॉर्ट मिली हम लोग को? तो मैंने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। कितने का सर? 500 रुपए का। दो बात हो गई। तीसरी बात क्या है, करेक्शन में सस्पेंस अकाउंट ने हमेशा रिवर्स होना है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को हमें रिमूव रिमूव करना फ्रॉम द अकाउंट, तो उसने हमेशा रिवर्स। अब सिंपल मैथ वाली स्टोरी चलती है कि अगर मेरे पास +4 लिखा हुआ है तो ये जीरो कैसे होगा? सिंपल बात। तो अगर आपका क्रेडिट पे सस्पेंस अकाउंट 900 पे खुला हुआ है, तो मुझे नहीं पता सर करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि इनिशियली वो क्रेडिट होगा। सस्पेंस अकाउंट हो गया डेबिट 900। अब उसकी जगह, अब मैं देखूं गलती कहाँ थी। तो आप ओरिजिनल से जब रिकंसाइल करोगे तो आपने कहा बैंक तो सही है, तो बैंक को छेड़ने की जरूरत, गलती कहाँ पे हुई है? तो डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दूंगा मैं, और कितना अमाउंट से? जितने से शॉर्टेज हो गई करेक्शन। सो दिस इज माय ओरिजिनल एंट्री, दिस इज माय रॉन्ग एंट्री जो उसने कर दी है, और दिस शुड बी द करेक्टिंग एंट्री। बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट,
और फिर अकाउंट डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। बताइए, यहाँ तक कोई मसला है? अच्छा, पहली बात, क्या आप लोगों के पास मेरा नंबर है? वेरी गुड, मेरा नंबर ही नहीं है। लिख लें 033 2 2 1। क्योंकि कल हमारी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, मैंने कहा था क्लास है और टाइम टेबल में क्लास नहीं थी। तो मैनेजमेंट को लगा कि मैं पहले हफ्ते में शायद क्लास 4 ही दिन लूंगा, तो मैंने उनको बोल दिया भाई मैं रोज क्लास लूंगा। तो अब, तो ट्यूसडे के दिन तो हमारी जो है ना वो, नहीं, ट्यूसडे के दिन तो फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी ना। वेडनेसडे के दिन जो है ना वो हमारी क्लास नहीं हो सकेगी, तो बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन। लेकिन अब थर्सडे ऑनवर्ड हमारी रोज क्लास होगी। इसलिए, जी आखिर में डबल सकते, मैंने इसलिए आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया कि अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए इन केस, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 4466, सही भाई? रोज क्लास करिए, रोज का मतलब क्या होता है? संडे के अलावा रोज, संडे के अलावा रोज आना है। तो अगर किसी दिन क्लास नहीं होगी, तो हमारा इंशाल्लाह भी ग्रुप बन जाएगा आज या कल तक, तो मैं उस पर अनाउंस कर दूंगा क्लास नहीं होगी। तो ऑफिशियली हमारी 4 क्लासेस होती है, मैं लेकिन आपकी 6 क्लासेस दूंगा इन अ वीक, ताकि हमारा कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और कभी कभार कोई छुट्टी उट्टी अगर एक आध हो तो उसमें वो कंपनसेशन भी हो जाए। कराची में असल में अचानक छुट्टी आ जाती है कोई, तो अचानक छुट्टी अगर आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आपको पता है ये, हमारा पेपर तो लेट नहीं हो सकता ना, पेपर तो वही है जुमेरात के दिन। ठीक है भाई? अच्छा, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि डेफर्ड इनकम डेबिट और दिस इज माय ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री बना रहा हूं मैं। अब मैं आपके सामने रॉन्ग एंट्रीज बनाता जाऊंगा, आप लोग करेक्टिंग एंट्रीज बनाते जाएंगे। ठीक है जी? चलो, पहली रॉन्ग एंट्री बनाई मैंने, बैंक डेबिट किया 1,000 से, डेफर्ड इनकम को क्रेडिट किया 8,000 से। कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से आप लोग अपने पास इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाए। हो गया डन? हो गया बेटा? करेक्टिंग एंट्री बनाने जा रहा हूं भाई मैं, ये बात मुझे पता चल गई, खामोशी से सिस्टम अकाउंट खुलेगा काम। हालांकि गलती कहाँ हुई है? क्रेडिट पे हुई है। नोट करेगा, बात बात गलती जो है वो डेबिट पे नहीं हुई है।
गलती क्रेडिट हुई है, तो कभी भी आप इस बात को नहीं पिक करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलेगा, उसको कनेक्ट गलती से नहीं करें। गलती से कि दादा आप बेहतर है कनेक्ट किससे करें, शॉर्ट कौन सी है। तो सस्पेंस अकाउंट खुल गया मेरा डेबिट पे, कितना अमाउंट। करेक्शन में मैंने क्या करना है सर, 7,000। डेबिट किसको करूंगा, डेफिनेटली उधर मसला था। अब पिछली एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, जरा और करेगा। पिछले केस में मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि उसमें बेसिकली क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड थी। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी क्रेडिट साइड ओवरस्टेटेड थी। अब उसने गलती क्या की, जानबूझ के नहीं की, बेचारा FA1 FA2 में फेल हुआ था। उसने दोनों को डेबिट कर दिया। उसने कहा मुझे लगता है दोनों ही डेबिट होने चाहिए, बोथ आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। बनाए करेक्टिंग एंट्री। बनाए बेटा। सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलेगा, क्रेडिट पे खोलेगा, वेरी गुड। अमाउंट मैं करेक्शन कैसे करूंगा भाई, 2,000। और हमेशा डबल अमाउंट से। तो ये अकाउंटिंग का रूल है कि एक साइड पे अगर रिकॉर्डिंग होने के बजाय अपोजिट साइड पे रिकॉर्डिंग हो जाए तो करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से, वेरी गुड। अब ओरिजिनल एंट्री क्या थी, और डेफर्ड इनकम कितना अमाउंट से। अब नोट करेगा, गलती करने वाले ने गलती की, बैंक डेबिट कर दिया उसने 1,500 से, डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दिया 600। अब बनाए करेक्टिंग एंट्री।
हाँ जी, क्या बनाई आप लोगों ने? ये जिसने सही कर लेना वो बच्चा बहुत कोई हाई लेवल का है। ये कितने से क्रेडिट होगा? वेरी गुड। सस्ता अकाउंट डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा बाय। बस ये बच्चा जो है कंफर्म बताए। ये हो गया सब लोगों से? कोई समझ में ना आने वाली बात ऐसी जो आपको समझ में ना आ रही हो? एनीवन? पीछे वालों को आ रही है बात? आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। तो ये हमारे बेसिक्स एंड हो गया। अब आज से हम स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, IAS। IAS कौन सा पढ़ा है? IAS 23। IAS 23 मैं पढ़ा रहा हूँ। इतनी इतनी जल्दी पढ़ लिया? द नेम इज बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए आपको बेसिक बैकग्राउंड अगर उसका पता चल जाता है तो स्टैंडर्ड आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर पता चले स्टैंडर्ड बनाया क्यों, स्टैंडर्ड बनाया क्यों। तो अगर मैंने लोन लिया है और मैं उससे कर रहा हूं बिजनेस, लोन लिया है, कौन करेगा, और उसमें क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ। तो फिर लोन का इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? लोन का इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? तो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है, लोन का इंटरेस्ट बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होना चाहिए। हम यही करते हैं। इंटरेस्ट को हमेशा अपने बचपन से बड़ा इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट इज एन, क्यों होता है? क्योंकि आपने का लोन लिया, कारोबार किया, तो जो चीज बिजनेस जनरेट करने में आपको हेल्प करी वो सारा एक्सपेंस आप चार्ज कर देते हैं और फिर नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो जो तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह भी माइनस होगी, जो रेंट है वो भी माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी माइनस होगा, इसी तरह इंटरेस्ट भी माइनस होगा, ताकि मेरे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकल सके। लेकिन अगर वो कह रहे हैं लोन लिया और बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा लगा एसेट के बनाने पे, पैसा कहाँ लगा है? एसेट के बनाने पे, और एसेट अभी बना नहीं है, बन रहा है। एसेट बन रहा है, इसका मतलब वो एसेट अभी बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा। तो एक इख्तलाफ ये आया कि इसका इंटरेस्ट पीएनएल में नहीं जाना चाहिए। इसका इंटरेस्ट पीएनएल में, क्योंकि पीएनएल में रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस हम जो माइनस करते हैं वो सब बिजनेस रेट होता है। तो आपने कहा रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूं, और करेगा रेवेन्यू को कमाने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो मेरा एक्सपेंस है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये तो एसेट बनाने के लिए यूज हो रहा है, और उस एसेट से वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी तो हमने उस एसेट को कंप्लीट ही नहीं किया। इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है रेवेन्यू में। जो एसेट अभी बन रहा है
उसका कोई रोल होगा रेवेन्यू के अंदर? अभी कोई रोल ही नहीं है। तो अगर कोई रोल नहीं है तो फिर इसकी कॉस्ट पीएनएल में चार्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप गौर करिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो हम पीएनएल में नहीं डालते। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या डाल देते हैं? अगर कोई एसेट बन रहा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एसेट में डाल देते हैं। तो जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, जो ओवरहेड लगा, वो सारा का सारा कहाँ डाल देते हैं? उस एसेट की कॉस्ट में डाल देते हैं कि अगर बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल देंगे सब कुछ, पीएनएल में कुछ भी नहीं डालते। तो पीएनएल में वो चीजें जाती हैं, याद रखिएगा, जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो ये अभी एसिड बनाने में हेल्प करा था, लोन का पैसा लोन लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। आपने कहा फ्यूचर में कमाऊंगा, लेकिन इस साल के रेवेन्यू में कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर कोई हिस्सा नहीं है तो फिर ये पीएल में इसका इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो सवाल है कहाँ जाना चाहिए? वही जवाब जो भी मैंने आपको दिया कि इसके इंटरेस्ट को कहाँ जाना चाहिए? एसेट में ही जाना चाहिए। इसके इंटरेस्ट को जाना चाहिए एसेट में। इसका मतलब ये वो मैं बात पढ़ा रहा हूं आपको जो मैंने आपको बताई थी कि कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के करने में बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट को आपने बचपन से पढ़ा एक्सपेंस है, और आज मैं बात क्या कर रहा हूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को आईएस 23 कहता है कि अगर मैं इजाजत दूं तो आप इसको एसिड बुक कर सकते हैं। तो इट्स नॉट एन एरर, ये हमें अलाउड है आईएस 23 के हिसाब से, लेकिन आईएस 23 की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। अच्छा, अब विंडो ड्रेसिंग वाले क्या होता है? नेगेटिव सोचते ना। लूप होल वाले क्या होता है? मेकअप करने वाले क्या सोचते हैं? आपने कहा बहुत आसान हो गया, एक काम करते हैं, लोन लेते हैं और एसिड बनाएंगे नहीं, खींचते रहेंगे एसिड। और एसिड की वैल्यू हमारी क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बैलेंस शीट अच्छी होती रहेगी, विंडो ड्रेसिंग होगी खुद ब खुद। जैसे आपने देखा होगा कराची में ही आपको नजर आएगा अपने इर्द गिर्द घूमते हुए, बहुत सारे फ्लैट्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बने हुए बिल्कुल बीच में रुके हैं। पता नहीं कितने सालों से रुके हुए हैं, कितने सालों से कोई प्रोजेक्ट है किसी वजह से रुक गया, किसी भी रीजन की वजह से, तो आपने कहा ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन ले लेते हैं। लोन ले लेंगे, बनाना तो है नहीं हमने, वो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, लेकिन हमारी बैलेंस शीट क्या होती रहेगी हर साल? अच्छी होती रहेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में हम इंटरेस्ट क्या करते जाएंगे? कैपिटलाइज करते जाएंगे। और जब कैपिटलाइज करते जाएंगे तो फिर जो है वो हमारी बैलेंस शीट जबरदस्त हो जाएगी, बेहतरीन। प्राइस फ्रेंड्स ने कहा कि भाई हम कैपिटलाइजेशन करना आपको अलाउ तो करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपने फॉलो करनी है। तो अब वो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि कब ये अलाउड है, कब ये अलाउड है। क्या? कि हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं या एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको आई 23 की थीम समझ में आ गई? आई 23 का स्कोप क्या है? इसलिए इसका नाम ही क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट की कॉस्ट का नाम होता है। बोरोइंग कॉस्ट नाम होता है इंटरेस्ट की कॉस्ट का। तो नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट का करना क्या है? आई 23 बताया। बोरोइंग कॉस्ट का क्या करना है? आई 23 का पहले तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? आपने कहा ऐसे एसेट्स जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो। An asset that will take
सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। रेडी होने के लिए इसको सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चाहिए। An asset that will take substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Intended use or sale के लिए जो substantial time period हमें चाहिए इसको बनाने में, इसका मतलब आसान अल्फाज में हर वो एसेट जिसको बनने में कम से कम 6 महीने लगे, हर वो एसेट जिसको बनने में कम से कम कितना लगे, 6 मंथ लगे, वो हमारे कहलाते हैं क्या, क्वालिफाइंग एसेट। तो जरा दिमाग में लेके आए कौन से एसेट ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द जिसको बनने में 6 महीने लगते हैं कम से कम। बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा, कोई डैम का प्रोजेक्ट होगा, बचपन से सुना होगा आपने डैम बनने वाला है, बैंड बनने वाला है, अभी तक नहीं बना। कोई आपने अपने कराची में रहने वाले लोगों ने तो बहुत कुछ देखा है कि अंडरपास देखा होगा कोई आपने बनते हुए जिंदगी में, आपने कहा बना जा रहा है अंडरपास बन के नहीं दे रहा, या कोई फ्लाईओवर बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, तो आपने कहा ये वाला एसेट कौन सा है आपसे क्वालिफाइड, जिसको बनने में क्या है, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर सवाल पूछूं यार ये जो बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं क्या ये क्वालिफाइंग एसिड है, तो द आंसर इज नो, क्योंकि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी। क्वालिफाइंग एसिड हमने उस एसिड का नाम रखा है जिसको आज के बाद कंप्लीट होने में कम से कम 6 महीने लगे, आज से आगे। तो जो इनकम्प्लीट फॉर्म में है एसिड, जैसे आपने कहा फैक्ट्री यार हम बना रहे हैं, आधी बनी अभी आधी रह गई है, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं आधा बना आधा रह गया, या बिल्कुल शुरू से बनाना है, फुटबॉल स्टेडियम बनाना है, जैसे अभी देखें सऊदी अरब वालों को टेंशन क्या लगी है, फुटबॉल स्टेडियम बनाना है, वर्ल्ड कप आ गया उनके पास, फुटबॉल स्टेडियम बनाना है। कतर ने आप देखें बहुत डेवलपमेंट की थी जब उनका फुटबॉल का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का। तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट होने में जिन पर्टिकुलर आइटम्स को, उसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसिड। अब जैसे ये फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं, क्या ये फर्नीचर क्वालिफाइंग एसिड है या हो सकता है कभी, द आंसर इज नो। किसी फर्नीचर वाले से पूछेंगे उससे बोला ये टेबल मैं आपको बना दूंगा 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, तो इसके बनाने में इतना टाइम पीरियड नहीं लगेगा, तो आपने कहा ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं हो सकता, सही ना। तो इसीलिए अगर आप देखें तो यूजुअली इन्वेंट्री जो है वो भी क्वालिफाइंग एसिड नहीं होती, क्योंकि आप किसी से पूछे भाई इन्वेंट्री कब बनती है तो क्या बोलेगा कोई, आपको क्या बताएगा, आपने कहा अभी बन जाती है, आप ऑर्डर दो मैं अभी बना के ले आऊँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बोले ना यार मैं खाने का ऑर्डर दूँ, आप बोलेगा कब आएगा, बोलेगा सर 15 मिनट में आ जाएगा, 20 मिनट में आ जाएगा। कोई बड़ा ऑर्डर होगा 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा, कोई भी आप चीज का ऑर्डर दें, गाड़ी का भी ऑर्डर देंगे तो भी बोलेंगे महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, बहुत हो गया 2.5 महीने में आ जाएगी। लेकिन 6 महीने में हम गाड़ी बना रहे हैं, 6 महीने से गाड़ी बना रहे हैं। तो टोयोटा वालों से अगर आप पूछे तो जब इनकी टॉप ऑफ द लाइन सेल चल रही थी वो कह रहे थे एक दिन में हम 200 गाड़ी बना देते थे, एक दिन में 200 गाड़ी बनाते थे यहाँ पे टोयोटा इंडस मोटर्स के अंदर, क्योंकि पार्ट सारे जापान से आते हैं, मेजर बड़े पार्ट्स मजा, और उनके पास रिबोट टेक्नोलॉजी है, वो रिबोट टेक्नोलॉजी ठक 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 करके फिट कर देती है, वो भी बन गया। तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड जिसको रिक्वायर्ड होते हैं जिन एसेट्स को कंप्लीट होने में, उसमें हम उसका नाम देते हैं, उन एसेट्स का नाम देंगे यार ये क्वालिफाइंग एसेट है अभी, अगर वो इनकम्प्लीट फॉर्म में। जी कुछ क्या है सर अगर टेबल्स पे जिस तरह आपने बोला नहीं हो सकता, लेकिन 5,000 टेबल है, 50,000 टेबल है, क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसमें तो 6 महीने से ज्यादा लगेगी। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपने कहा कि भाई बहुत सारे हमने टेबल्स बनाने हैं, बहुत बड़ा फर्नीचर बनाना है, और उसको 6 महीने से भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आपको टेबल ज्यादा बनाने हैं तो फिर आपके सप्लायर वेंडर भी ज्यादा हो सकते हैं ना। आपने कहा भाई तुम 100 टेबल बना दो, तुम 100 बना दो, तुम 100 बना दो, तुम 100 बना दो। जैसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आपने अभी कभी आपने देखा है नया नाजमाबाद, देखा तो नया नाजमाबाद, ये नाम है नया नाजमाबाद, नहीं देखा कोई बात, भेजे टाउन देखा होगा, भेजे टाउन में अगर आप जाके देखे तो बहुत सारे एक ही तरह के घर बने हैं, तो भेजे टाउन ने खुद भी बनाए। उन्होंने क्या किया, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे तुम 100 घर बना दो या तुम 50 बना दो, तुम 100, 50, 50 एक जैसे बनाने हैं सबने, तो सबने अलग अलग कंपनी से बना दिए। तो वो अपेरेंटली तो लगा कि यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है,
लेकिन एक जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने तो 50-100 बनाने, तो उसने यूं बना दी, तो एक ही टाइम में सारे बन गए। तो सब टाइम ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहा ऐसा है कि भाई 6 महीने से ऊपर, क्योंकि क्राइटेरिया 6 महीने का, 6 महीने से ऊपर जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ले आओ उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 6 महीने तक ये चलता रहेगा, बहुत प्रोसेस है, कोई आपने इस तरह की कोई टेबल बनानी है जो आपने कहा यहाँ से बैठेंगे हम लोग, और जो है ना समझे कहाँ तक दस्तरखान लगाएंगे टेबल पे, यहाँ से लेके आपने कहा एयरपोर्ट तक की टेबल होगी, सब लाइन से बैठेंगे, बच्चे लाइन से बैठ के जो है ना वो खाना खाएंगे। अब फरमाइशी वगैरह तो कुछ भी हो सकता है, तो अब वो ये क्वालिफाइंग एसिड बना सकते हैं। लेकिन जहां पे आपने कहा कम टाइम पीरियड लगता है, वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं हो सकता। तो क्वालिफाइंग एसिड अगर है, पहली बात क्या है, पहली शर्त क्या है, क्वालिफाइंग एसिड होती है। अगर क्वालिफाइंग एसिड है और इसको बनाने के लिए आपने लोन भी लिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप अपने पैसे से बना रहे हो, तो फिर IS 23 आएगा ही नहीं बीच में। IS 23 तो कूदेगा ही कब, जब आपने क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए लोन लिया। तो फिर वो कहते हैं फिर आप इसके इंटरेस्ट को, जिसका नाम से रखा बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट को करोगे क्या, कैपिटलाइज, मतलब एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करोगे। बड़ा गहरा जुमला है। कब, जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जब तक कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस होगी, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस होगी तो। अब अगर आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन तो रुक गई है सर, कंस्ट्रक्शन तो रुक गई है, तो जितने पीरियड में कंस्ट्रक्शन रुकी होगी उतने पीरियड के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट कहा जाएगा, पीरियड। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो पहली शर्त क्या है IS 23 की, दे मस्ट बी अ क्वालिफाइंग एसिड। फिर क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने लोन बोरो किया वो, और अगर लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट की कॉस्ट को मैं क्या कर सकता हूं, कैपिटलाइज। वो भी कब तक, जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिवली चल रही। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कैपिटलाइज होता रहेगा, कंस्ट्रक्शन जा रुकी वहां वो डायरेक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, PL में जाना शुरू। तो पेपर में आई स्मृति के हिसाब से सिर्फ इतना पूछता है, बताओ कितना बैलेंस शीट में जाएगा और कितना PL में जाएगा। जो मैं सुना है भाई, कितना बैलेंस शीट में जाएगा और कितना PL में जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कितना बैलेंस शीट में जाएगा, तो क्या आंसर होगा आपका, भाई जितने पीरियड में कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, सही ना, जितने पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिवली चल रही होगी, जहां कंस्ट्रक्शन रुकी माउंट के कहां चले जाना शुरू हो जाएगा, ये PL में। तो पेपर में उस तरह का एक सवाल देगा आपको, बोलेगा सर एक कंपनी है, इसने 2 मिलियन का लोन लिया हुआ है फॉर पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसिड एट 10%, जनवरी में लोन लिया है और इसका ईयर एंड है दिसंबर में, 12 महीने। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है फेब से और खत्म हो गई है अक्टूबर में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है फेब से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है फेब से और खत्म हो गई है, हाँ, खत्म हो गई अक्टूबर में। अब वो पूछेगा सर बताओ कितना अमाउंट PNL में जाएगा। तो आप इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट तो 12 महीने का है, 12 महीने का इंटरेस्ट कितना बन गया मेरा, जनवरी से दिसंबर 2 मिलियन का 10% क्या बना, 2 लाख बना। इसका मतलब मैंने बैंक को तो 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए मैंने PNL में कहा एडजस्ट करना है,
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है, तो ये मैंने डिसाइड करना है। सो आपने कहा कंस्ट्रक्शन कितने महीने हुई है, फेब्रुवरी से लेके अक्टूबर तक कितने महीने बने, 9 मंथ्स। सो इस 200,000 का 9/12 कहा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। कितना बनेगा यार, 150, कितना अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा। और मैं 2 लाख तो दे रहा हूँ, तो 50,000 रुपये मैं कहाँ लेके जाऊंगा। तो ये 50,000 रुपये कौन कौन से महीनों के, समझ में आ रही है आपको बात। एक जनवरी का है, नवंबर और दिसंबर। बताएं, कोई कंफ्यूजन है किसी को। रिपीट करो, देखिए हमने, हमारा फाइनेंशियल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। हमने लोन लिया है जनवरी में 2 मिलियन का। तो 1 जनवरी को अगर मैंने लोन ले लिया तो दिसंबर तक 12 महीने हो जाएंगे। तो मुझे इंटरेस्ट पूरा जो देना पड़ेगा वो 2 लाख का देना पड़ेगा, 2 मिलियन का 10%। अब 2 मिलियन का 10%, जो 2 लाख है, ये पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो आई 23 कहते हैं ये देखो कि जो आपने क्वालिफाइंग एसेट पे लगा उसकी कंस्ट्रक्शन कितने अरसे चल रही थी। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन चल रही थी फेब्रुवरी से लेके अक्टूबर तक। सो द कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। सो आउट ऑफ दिस 200,000 विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, हमने 9 मंथ्स का अमाउंट बैलेंस शीट में डाल दिया, बाकी 3 महीने का अमाउंट पीएल में डाल दिया। इस तरह ब्रेक किया हमने। अब ये सब कुछ कर लिया आपने, आप क्या करें, बोल। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आवाज आई कि भाई मई के मंथ में काम तो हुआ ही नहीं था। मई के मंथ में काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन हो गई, क्यों रुक गई। अब देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस, सही ना, पता चला स्टाफ स्ट्राइक पे चला गया, हम नहीं कर रहे काम, तनख्वाह बढ़ाओ, लेबर स्ट्राइक पे चली गई। देयर कुड बी सम नेचुरल डिजास्टर, सही ना, पता चला अचानक जलजले का खुदा ना खास्ता झटके बीच में आए ना, कराची में आपने देखा झटके आए, बीच में अचानक झटके आए, और वो साइट एरिया जो है वो खतरनाक हो गया, लोग भाग गए वहां से सारे। फिर एक तो दोबारा मजदूर पकड़ के, दोबारा लेबर पकड़ के लाया, जब तक 1 महीना हो गया पूरा, 1 महीने काम बंद पड़ा रहा। तो स्नोफॉल कुछ मुल्क जगहों पे बहुत ज्यादा जो है ना वो बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पे काम नहीं हो पाता। कहीं पे बहुत हेवी रेन्स हो जाती हैं, बारिशों की वजह से काम नहीं हो पा रहा, बहुत तेज बारिश हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ता है, क्योंकि जितना आपका मटीरियल है वो सब गीला हो जाता है। सो अगर इफ फॉर एनी रीजन काम रुक गया, तो फिर मेरा 1 महीना और माइनस हो जाएगा। फिर मैं कैपिटलाइज कितने महीने को करूंगा, 8 मंथ्स को। और फिर बाकी नीचे 1 महीना नीचे ले आऊंगा, कहाँ पे, पीनल के। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब जुमला सुनेगा, दूसरा जुमला आ रहा है, दूसरी बॉल आ रही है। अगर काम रुक गया तो कैपिटलाइजेशन भी रुक जाएगी, काम रुक गया कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी, बहुत सिंपल बात है। अब पता है चला कि काम रुकना इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जैसे आप देखिए, मैंने अगर ये बिल्डिंग बना रहा हूं ना, तो मैंने एक छत जो है वो डाली है, ठीक है ना। तो फिर मैं फौरन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव टू गिव देम सम टाइम, जिसके अंदर जो सीमेंट है वो अपनी जगह को मजबूती से पकड़े, स्ट्रेंथन हो उस पूरी रूफटॉप। उसके बाद फिर हम अगली जो है वो उस पे छत डाल सकते हैं। देखा होगा ना कंस्ट्रक्शन है, अब आपने कहा कच्चा कच्ची पूरी छत हुई हुई है, आपने उसके ऊपर एक और डाल दी, होता चला दोनों गिर गए नीचे। तो इसी तरह आपने कराची में देखा होगा ब्रिज बनते हुए, तो ये लोग आप देखिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से ये लोग पहले जो ना यूं देखिएगा, यूं करके पिलर्स बनाते हैं ये लोग, इस तरीके से, फिर उसके ऊपर बाद में स्लैब्स बनाते हैं, फिर स्लैब के ऊपर रोड बनती है ऐसे।
फिर आगे ये पूरा पुल बनता है, नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। पुल पे कभी गए हम लोग? पुल पे कराची में गए हो? तो अब ये जो पिलर्स है ना, ये पिलर्स जब बनते हैं उसके बाद उसको एक कंपनी एक टाइम के लिए छोड़ देती है, ताकि ये पिलर मजबूत हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने स्लैब रखने होते हैं, उन स्लैब्स के ऊपर रोड बनती है। तो अब आपने कहा भाई ये पिलर बना के अब कम से कम इसको एक महीने छोड़ के आप इसके ऊपर सिर्फ एक महीने पानी डालते रहो बस, ताकि वो अपनी जगह को मजबूती से पकड़ ले। तो यहाँ पे जो डिले इन द आ रही है कंस्ट्रक्शन, वो बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल रीजन नहीं आ रही। ये डिले इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो इफ द डिले इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी भाई, कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी। अभी भी ये भी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, ये पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। ये नहीं करोगे तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर रहे, फिर इसका इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट का जो मामला है ना, वो तो उस दिन से सस्पेंड हो जाएगा जैसी बिल्डिंग कंप्लीट हो, तो उसके बाद से वो एक्सपेंस में जाना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट, सीरियसली। तो अगर आप देखिए स्टैंडर्ड ने विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए, विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए क्या बोला हुआ है? क्या बोला हुआ भाई? सिर्फ उस दिनों में अलाउड है जब कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वरना तो बड़ा मजे की बात है, एक्सपेंस को कैपिटलाइज हो रहा है, दबा के करते जाओ, बैलेंस शीट अच्छी होती जाएगी, पीएनएल अच्छा होता जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहा हूं ना मैं। कुछ याद आ रहा है आपको? आपका आपकी वीडियो बनी, वीडियो बनानी 3 मिनट। 3 बजे डन। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कि हमारा एक्सपेंस जो है वो कहां जा रहा है? एसेट पे जा रहा है। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? बढ़ेगा। एसेट्स भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो कंपनी तो ढूंढ रही होती है ये वाली कहानी, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड ने बोला बहुत केयरफुली, ऐसा आप सिर्फ कब करोगे? जब कंस्ट्रक्शन चल रही, जैसे ही कंस्ट्रक्शन रुक गई, आप फौरन बंद कर दोगे कैपिटलाइजेशन करने का, और फिर उठा के उसको कहां फेंकना शुरू कर देंगे? डायरेक्टली पीएम। तो चेक कौन करता है? अगर मुझे कंपनी बना बिल्डिंग बनानी है तो मैं 4 मजदूरों की जगह 2 लगाऊं, तो देर करता हूँ। सर अगर हाँ। बिल्डिंग बनानी है उसको जहाँ 4 बंदे लगने हैं, वहाँ 2 लगा के उसको देर करते रहे, तो चेक कौन करता है? आईएफआरएस। भाई ऑडिटर, जो F7 के बाद आप F8 पढ़ोगे, डबल ए का पेपर पढ़ोगे, उसमें ऑडिटर का काम ही है, वो बोलेगा भाई मास्टर प्लान क्या है। बिल्डिंग आपने बनानी थी, 3 साल का प्रोजेक्ट था, ये 8वां साल चल रहा है, क्या मामला है? ये क्या हरकत कर लिया आप लोगों ने? खींचे जा रहे हो, आप खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। तो थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो विंडो ड्रेसिंग, लेकिन एक लेवल से ज्यादा जो है ना, वो स्टैंडर्ड अप्लाई, ऑडिटर अप्लाई वो नहीं करेगा आपको अलाउ। और फिर होता क्या है कि वो पहले दिन ना आपका वर्क प्लान उठा लेता है, कंस्ट्रक्शन करनी है वहां पे 3 साल में होगी, तो फर्स्ट ईयर में 30% काम हो जाना चाहिए था, तो पहले साल में पकड़ लेगा 30% काम क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो जब देखेगा प्लान में, जो देखेगा ये तो 4 की जगह 2 मजदूरों पे खड़ा हुआ है, तो पहले साल ही रिपोर्ट कर देगा वो, और पहले साल ही जो है ना वो पूरा ठीक ठाक कंपनी को टाइट कर देगा, इस वजह से। और शेयर होल्डर्स को डाल देगा ये मजदूर कम करके खेल रहा है, तो शेयर होल्डर्स जो है ना वो फिर आपको पता है डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा सवाल आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। चले,
अब आप इसको पढ़ेंगे, इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, ये सवाल मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ किट का, और किट का मतलब ये पास पेपर का कोई भी आया होगा सवाल, ये सही ना, मोस्टली किट में पास पेपर के सवाल होता है। तो इस सवाल को पढ़े आप, आखिरी लाइन छोड़ दीजिएगा, ये वाली लाइन छोड़ दें सारे लोग, उसके अलावा पढ़े जरा सारे, और बताएं कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा। इतनी जल्दी नहीं यार। हो गया बेटा। कंपनी ने कितने का लोन लिया, इंटरेस्ट कितना था। अच्छा, कंपनी ने लोन ले लिया जनवरी में ही, ठीक है जी। तो अगर मैं 7.5 मिलियन का, 7.5 मिलियन ऐसे लिखते हैं, इसका 10% ले लूं तो ये बनेगा 7.5 लाख। ये पैसे हैं जो मैंने देने हैं, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली टू बिल्ड अ न्यू वेयर हाउस ड्यूरिंग द ईयर, and the construction of the warehouse began on 1st February. February स्टार्ट हुआ and was completed on November. तो हमारे फेब से स्टार्ट होकर नवंबर में खत्म हुआ, इसका मतलब 10 महीने की कहानी है। तो आपने कहा भाई 10 मंथ्स का जो अमाउंट है इसमें 10/12 वो बैलेंस शीट में जाएगा कितना, वेरी गुड। और 2 मंथ्स का जो अमाउंट है इसका वो जाएगा पीएल में। तो कभी वो पीएनएल पूछेगा, कभी आप वो बैलेंस शीट पूछेगा। कितना समझ आ रही है आपको बात, सब लोग। हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, नमाज पढ़ के हम लोग आ रहे हैं 15 से 20 मिनट में।
अच्छा भाई, हमने जनवरी में पैसा उठाया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंड है मेरा दिसंबर में। देखना सारे लोग, जनवरी में हमने लोन बोरो किया है, एंड है मेरा दिसंबर, और दिसंबर के अंदर हमने जो है वो क्या करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है जी, जनवरी से दिसंबर में। कोई मसला है इसमें? नहीं। अच्छा, अब जनवरी से लेके दिसंबर के अंदर यहां से लेके यहां तक, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हमारी फेब के अंदर, और ये जाके कंप्लीट हुई फॉर एग्जांपल नवंबर में। ठीक, कैसा केस बनता है? लोन है जनवरी से दिसंबर का, कंस्ट्रक्शन चली है फेब से नवंबर तक, 10 मंथ्स की। अब याद रखिएगा, अगर मैंने 5 मिलियन का अमाउंट लिया है बैंक से एज अ लोन फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो पहला 5 मिलियन का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा 1 फरवरी को इन्वेस्ट नहीं हो जाएगा। सही है ना? पैसा स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा लगेगा, क्योंकि मुझे पूरे प्रोजेक्ट के लिए 5 मिलियन चाहिए थे। तो शुरू में हो सकता है 5 लाख लगे, कोई 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, 26 लाख लगे। तो 10 महीनों में ये पैसा ग्रेजुअली लगे। तो पता है चला, अब इधर बैठे होते ट्रेजरी वाले भी, एक कंपनी में होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। बोला आगे, बोलते हैं यार इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 50 लाख रुपए मिला, ये बताओ फरवरी मार्च और अप्रैल में कितना पैसा चाहिए आप फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो इसका इन 3 महीने में, फेब, मार्च एंड अप्रैल, इन 3 मंथ्स में हमें 20 लाख रुपए चाहिए। इसका मतलब 30 लाख रुपए जो रखे हुए दूसरे, वो फ्री है। वो फेब के मंथ में भी फ्री है, वो मार्च के मंथ में भी फ्री है, और वो अप्रैल के मंथ में, क्योंकि पहले 3 मंथ में आपको सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन लोन तो आपको 50 लाख का मिला है। तो आपके पास फ्री कैश कितना हो गया? 3 मिलियन। तो ट्रेजरी वाले कहते हैं कि व्हाई नॉट हम इस 3 मिलियन को इन्वेस्ट करते हैं फॉर 3 मंथ्स, और उस पर कुछ रिटर्न कमा लें। तो जब मैं अगर रिटर्न कमाऊंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, होगी कॉस्ट कम। देखो ना, मेरे ऊपर बर्डन कितना है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन का 10%, तो मुझे 5 लाख रुपए का बर्डन देना है। लेकिन जो पैसा फारिग पड़ा उसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट करके कुछ कमा लूंगा, तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा ना। तो अगर 5 लाख रुपए की एक जगह से एक्सपेंस जा रहा है मेरा, और 2 लाख रुपए की इनकम भी आ जाए, तो नेट ऑफ होके मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 3 लाख पे आ जाएगा। तो ट्रेजरी वाले कहते हैं भाई आपको 5 लाख रुपए पे 50 लाख पे 10% आपको जब पे करना ही है, 5 लाख रुपए का अमाउंट आपको देना ही है, ठीक है ना, आपको 5 मिलियन का अमाउंट पे करना ही करना है, तो 5 लाख रुपए देने हैं, तो आप इस बर्डन को रिलीज कर सकते हो इसी तरह। अपने काम कर सकते हैं, जो फारिग पैसे पड़े हुए ना उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा एक है 5 लाख रुपए का अमाउंट जो लगेगा सिर्फ नवंबर में। इसका मतलब ये वाले 5 लाख मेरे पास अवेलेबल है कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए नोट करिएगा? फरवरी में नहीं चाहिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ नवंबर में चाहिए। तो 9 मंथ के लिए फ्री है मेरे पास कैश। आउट ऑफ दिस 3 मिलियन, आपने कहा 25 लाख रुपए तो मुझे चाहिए होंगे फौरन अप्रैल के बाद, लेकिन एक 5 लाख रुपए का इसमें ऐसा फंड है जो कि लगेगा नवंबर के महीने। तो इसका मतलब आपने कहा फिर डेटा क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास डेटा बन गया कि 2500,000 जो है, दैट इज फ्री फॉर 3 मंथ्स, एंड 500,000 आउट ऑफ 3 मिलियन इज फ्री फॉर 9। तो अब इसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं, इसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने महीने के लिए? ऊपर वाला इन्वेस्ट हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए, नीचे वाला इन्वेस्ट हो जाएगा 9 मंथ्स के लिए, और उस पर कुछ ना कुछ हम क्या कमा लेते हैं? इनकम। अब इनकम कमाऊंगा तो मेरा जो एक्सपेंस और जो इनकम है नेट ऑफ होके मेरे बिजनेस का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये काम होता है ट्रेजरी वालों का, वो ढूंढ रहे होते हैं पैसा कहाँ पड़ा हुआ है।
पैसा पड़ा हुआ है, कितने अरसे के लिए फ्री पड़ा हुआ है, आपने कितने अरसे के लिए free? लगा दो पैसा, क्योंकि आपको पता है पैसा रखे रखे अपनी वैल्यू खो देता है, तो पैसा डेप्रिशिएट हो जाता है। जैसे अगर आप अपनी जेब में आज 500 रुपये रखे भूल जाए और 2-4 साल बाद दोबारा निकालें 500 रुपये, तो आपको पता चलेगा 500 रुपये तो वही है, लेकिन उसकी बाइंग पावर कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। समझते हैं हम लोग कि आज 500 रुपये में क्या आता है और आज से 10 साल पहले 500 रुपये में क्या आता था। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि 500 रुपये की ईदी हमको मिलती तो हम लोग ऐसा हो रहे थे कि यार पाँच पूरी जिंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी गुजरेगी। 500 रुपये की ईदी को इस तरह एक वैल्यू दी जाती है कि ग्रीन नोट मिल रहा है, मतलब ज्यादा लोग ईदी पे जो ना रेड नोट निकालते हैं। लेकिन आज अगर आपको मैं 500 रुपये की ईदी दूं, आपने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं होगा यार। आज शायद वो वैल्यू 5,000 के नोट की है कि आपको कोई नोट देगा 5,000 का, तो आपने कहा हाँ यार ये थोड़ा सा रीजनेबल है। 500 रुपये के नोट की वैल्यू आप देखें बिल्कुल खो चुकी है। तो पैसा अपनी वैल्यू खो देता है, इस वजह से ट्रेजरी वाले कहते हैं कि यार पैसा रखा रहेगा तो हमारा नुकसान होगा, तो उस पैसे को मल्टीप्लाई करो। तो वो मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, पैसा पड़ा हुआ है कितने अरसे के लिए पड़ा हुआ है, उतने अरसे के लिए वो जाके उसको इन्वेस्ट करो। कई बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब सवाल ये कि इस इनकम का क्या करेंगे। बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट मैंने समझा दिया, इनकम का क्या करना है। तो वो कहता है गौर से सुने बात, आइए सुनिए क्या कहता है। वो कहता है आप सबसे पहले देखो इनकम हमने कमाई करे, नोट करेगा। इनकम कमाने का पीरियड जनवरी और दिसंबर भी हो सकता था, और इनकम कमाने का पीरियड फेब से नवंबर भी हो सकता था। तो जनवरी दिसंबर और फेब से नवंबर में फर्क क्या है कि फेब से नवंबर के पीरियड में हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जनवरी में हमारी कंस्ट्रक्शन। अच्छा अब अगर आप खाली जनवरी की बात करें तो जनवरी में तो 50 लाख रुपए पूरा खारिज पड़े हुए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से होनी है। तो 1 जनवरी को ट्रेजरी डिपार्टमेंट हेड आ गया, हाँ भाई कितने पैसे आए हैं बैंक से, आपने कहा 50 लाख रुपए आ गए। उसने कहा कब लगाना है आपने, उसने कहा फेब में लगाना है। ठीक है, जनवरी के लिए पैसा मेरा, 1 महीने के लिए मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा और उस पर रिटर्न कमा लूंगा। लेकिन ये जो जनवरी का महीना है, ये कौन सा महीना है जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर ये पैसा फेब से नवंबर के दरमियान लगा है तो इस पीरियड में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अच्छा अब सवाल यह है कि अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट का क्या करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बोरिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। वेरी गुड, एसेट बुक कर लेते हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड है, रुकी हुई है या खत्म हो गई है तो क्या करते हैं। वेरी गुड, एक्सपेंस चार्ज करते हैं कहाँ पे, पीएनएल में। ये कहाँ जाता है, एसओएफपी में, बैलेंस शीट में। ये समझ आती है बात। अब इसी से रिलेटेड आ गई इनकम, इसी पैसे में से इनकम निकली है। तो कहता है अगर इनकम उस पीरियड में आपने कमाई है जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इसको आप इसके साथ एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करोगे इन एसओएफपी, इनकम को। तो एसेट और इनकम को नेट ऑफ करके अमाउंट कैपिटलाइज करो। तो बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट और इनकम का अमाउंट आपस में नेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे और उसको नेट अमाउंट कैपिटलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमाउंट मेरा आ रहा था 6 लाख रुपए का और ये अमाउंट आया था मेरा 5 लाख रुपए का, तब मैं कैपिटलाइज कितना करूंगा, नेट अमाउंट 1 लाख रुपए का अमाउंट कैपिटलाइज। नेट बोरिंग कॉस्ट मेरी 1 लाख पड़ी, क्योंकि 6 लाख रुपए लगाए, 5 लाख वापस भी आ गए। कब तक हो जाएंगे? 3 दिन। अच्छा अब आपने कहा अगर कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी या स्टार्ट ही नहीं हुई थी या सस्पेंडेड थी, तो व्हाट वी कैन डू इन दैट पीरियड। तो स्टैंडर्ड कहता है इस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कहाँ जा रही है, पीएनएल में, तो इनकम भी कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी। तो एक्सपेंस डाल रहा हूं मैं, इससे जैसा हम अदर इनकम बुक करते हैं इसी तरह इनकम को भी अदर इनकम के तौर पे पीएनएल में बुक कर सकते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, आसान अल्फाज में। कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है तो वो पीएनएल में जाएगा। कई बार समझ आ रही है तुम लोगों को।
1 लाख हो जाएगा। 6 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेट बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगा। कोई सवाल? कोई सवाल? जी। इनकम कभी ज्यादा हो नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक्सपेंस मैं पूरा पे कर रहा हूँ, इनकम तो मैं तो कुछ 2-3 महीने का होगा, तो हमेशा नेट एक्सपेंस ही आएगा। और अगर लॉस हो गया वो कर कौन सा लॉस? ट्रेजरी वालों से इन्वेस्ट किया कहीं लॉस हो गया किसी भी अनप्रॉफिटेबल, तो वो इसी में काउंट होगा या नहीं, वो तो कंपनी भरेगी, बस नुकसान कंपनी भरेगी। लेकिन ट्रेजरी वालों को पता होता है सेंसिटिविटी, तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ यार रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो बॉन्ड वगैरह में आप पैसा लगा देना, आपने कहा 10 लाख का बॉन्ड अगर आपके हाथ में आप जाओ 10 लाख मिल जाएंगे आपको इसमें, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसमें डिफॉल्ट का चांस भी नहीं होता कि पैसे जिसको दिए वो भाग गया, या लॉस का चांस भी नहीं होता कि पैसे गिर जाएंगे। रिस्क फ्री, लेकिन वहां रिटर्न का थोड़ा सा छोटा होता है। अगर मार्केट रेट 15% चल रहा है तो उसका शायद 3% रिटर्न मिलेगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा, सही ना, आ जाएगा। कोई सवाल? कोई सवाल? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा कॉपी कर लें इसको। जी, हाँ जी, आपके समझ में क्या नहीं आया? मैं 5 लाख बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे फेब से नवंबर की बात की ना, उस पीरियड में आइडल फंड जो हमने थे हमारे पास वो लगाए हमने, और हमने 5 लाख कमा लिए। तो मेरी एक तरफ से इनकम आई और एक मेरा एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस और इनकम को हो गया था नेट ऑफ करेंगे, कैपिटलाइज करो, क्योंकि आपका नेट खर्चा क्या पड़ा, 1 लाख ही पड़ा था, तो आप नेट कैपिटलाइज करेंगे। कोई सवाल? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेकंड क्या लिखा हुआ है? अरीबा कह रही है, मोहम्मद बिलाल ने कह बता दिया, थैंक यू बिलाल। सस्पेंडेड। मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है आप लोगों को? मुश्किल होती है लेकिन, थोड़ा सा डॉक्टरों के स्टाइल की राइटिंग हो गई है। चले, अब जरा गौर करेगा, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वही सवाल, जनवरी में लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी फरवरी में, और खत्म कब हुई थी? अभी क्या कर रहे हैं? एज नॉट ऑल द फंड्स वर नीड इमीडिएटली, सारे पैसे फौरन नहीं चाहिए थे। गिलबर्ट इन्वेस्टेड 2 million in 4.5% bonds from जनवरी टू 1 मई। इस पीरियड में उसने इन्वेस्ट किया है। तब आपको इनकम निकालनी है, और इनकम निकालने के बाद वो कह रहा है अब बताओ नेट अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, इनकम को मिला के नेट अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, निकालिए जरा।
जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। जब भी आपके सामने परसेंटेज हो ना, आप ऑलवेज उसको एनुअल समझेंगे। परसेंटेज हमेशा एनुअल यूज होती है। ऑन करते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने लोन कितना लिया था? इसका ले लिया हम लोगों ने 10%, और इसका ले लिया था 6,25,000। ठीक है, ये अमाउंट गया था बैलेंस शीट पे। अब इसमें से हम लेस करेंगे इनकम का अमाउंट, जो आएगा 2,000,000
इसका 4.5% इंटू 3/12 अगर 22,500 तो 6,02,500 आंसर। वेरी गुड। अब मुझे बताएं इश्यू का है। आप क्या कह रही हैं? हाँ, महीने कितने हो गए? 4। लेकिन जनवरी के महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, तो जनवरी वाली इनकम पीएनएल में जाएगी। सर 3 मंथ हो गए तो सर डिवाइड 12 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रेट 12 महीने का होता है हमेशा। सर हम ये नहीं देखेंगे कि जैन से हमने मई का इन्वेस्टमेंट नहीं, वो एनुअल रेट पे रिटर्न होता है। फिर आपके जितने महीने का होता है आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। रेट एनुअल होगा। कोई सवाल? कोई सवाल? एनीवन? तो जनवरी में आप देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए हम इसमें लेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई का मंथ काउंट नहीं होगा क्योंकि पहली में लिखा हुआ है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 मंथ्स का अमाउंट जो है वो मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा। अगर एग्जामिनर मुझसे इत्तेफाक से पूछ लेता बताओ बेटा पीएल में क्या जाएगा, तो मैं क्या कहता? 7,50,000 का 2/12 ये कितना बनता? वेरी गुड। और उसमें से माइनस होता 1 महीने की इनकम। कितना हो जाएगा? जो 7,75,000 कितना आ रहा है? 2 मिलियन का 45 4.5 इंटू 1/12 3500। चल, तो ये नेट एक्सपेंस चार्ज होता पीएनएल में। तो आसान अल्फाज में कंस्ट्रक्शन चलिए तो बैलेंस शीट में जाएगा, कंस्ट्रक्शन रुक गई तो PNL। बहुत सिंपल बात। इज इट डन बेटा? चलो, अब मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, अब जरा ये सवाल देखो बेटा, क्या कह रहा है 238 में? हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सब लोगों को देख रहे बेटा। हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। पीएनएल में क्या जाएगा? दूसरा क्या कह रहा है? हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट एज एट 31 मार्च 2008। दोनों अमाउंट निकालना है, बैलेंस शीट का भी निकालना है और पीएनएल का भी निकालना है। अब मैं इधर आगे ऊपर, ये ओटीक्यू है पूरा हमारा। ये सवाल पढ़ना आपने। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। आप देखिए आपको 2 रेट्स गिवन है, 7-6% और 7%। अब ये बात क्लैरिफाई होगी हमारी IAS 32 में जाके, एक स्टैंडर्ड IAS 32।
उसमें जाके क्लैरिफाई होगी कि हमें कौन सा रेट लेना होगा। लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमेशा हम अफेक्टिव रेट यूज करेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन सारी 7.5 होनी चाहिए, 6% इग्नोर करना। तो 7.5 पे करेंगे रखेंगे आप। आपको निकालना पीएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। हाँ जी बेटा, आंसर आ गया। कंस्ट्रक्शन कितने महीने चली है? 10 महीने चली है। तो मैंने 7.5 लाख, 7.5%, 10 मिलियन का इसका ले लिया मैंने 7.5%। इसका ले लिया मैंने 10/12। वेरी गुड। अब मैंने इनकम कब कमाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोर कमेंस ऑन 1 मई। इनकम तो कमाई नहीं मैंने। अब जब मैंने इनकम कमाई नहीं तो ये तो बहुत सीधा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया भाई? 6 25 और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर ये डालू थोड़ा सा, 240 में देखे थोड़ा सा उसने फ्लेवर डाला है। Apex decided that not all the funds raised were needed immediately. Temporarily invested some of the funds in April. अप्रैल में कहाँ थे हम? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है मई में। अप्रैल के महीने से आपने इनकम कमाई है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे जरा। किसको लगता है ए आंसर है? किसको लगता है ए आंसर है? किसको लगता है? और किसको लगता है बी आंसर है? वैसे आंसर बी है। टेक इन टू प्रॉफिट लॉस। क्यों पीएनएल में क्यों जा रहा है? क्योंकि इस महीने में कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट, ओसीआई में तो अभी जा नहीं सकता। और डिडक्टिव और ये फजूल ऑप्शन बनाने के लिए उसने ऐसी बातें लिखी फजूल। लेकिन असल बातें ये थी जो हमने हमने डिस्कस कर ली। क्या ये सवाल मुश्किल है? पेपर में आए हुए सवाल है, पता है। पेपर में आए सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको। तो पेपर एसी से इतना आसान है, 50 इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना आसान है। एसी से बहुत आसान है। और शायद आज मेरी मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें। आपने कहा पढ़ पढ़ के जान निकल गई मेरी और सर कह रहे आसान है, लेकिन इंशाल्लाह वंस यू गॉट क्वालिफाइड, और जब आप इंशाल्लाह मार्केट में जाएंगे और जब आप पैसे कमाएंगे, तो आप कह रहे हैं इतनी मेहनत तो नहीं की मैंने जितने ये लोग पैसे दे रहे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह आपका जो इनकम लेवल होगा और उसको आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये बहुत पैसे दे रहे हैं मुझे, मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, ज्यादा पैसे दे दिए। तो हमारे बच्चे मुश्किल से 2 या 3 साल मेहनत करते हैं,
अगर आप कभी इसको कंपेयर करो विद एमबीबीएस स्टूडेंट्स, वो बेचारा पहले 4-5 साल तक पढ़ता रहता है और अजीब अजीब चीजें पढ़ता है, नाम भी नहीं ले सकते। मैं और आप ऐसे ऐसे नाम होते हैं, बेचारे पढ़ते हैं। हमारे नाम में कितने एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, बोरिंग कॉस्ट, तो सिंपल सिंपल है। एक तो अजीब अजीब चीजें पढ़ते हैं बेचारे, फिर 5 साल तक पढ़ते रहो, फिर उसके बाद हाउस जॉब पे चले जाओ। अब वहां आप देख रहे हैं कभी कोई आ रहा है, किसी का गला कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का मुंह कटा हुआ है, ऐसे ऐसे खतरनाक किस्म के। अगर आप सोचें कोई अगर आपके खानदान में कोई डॉक्टर है, उससे पूछें कि अगर आप इमरजेंसी या ट्रामा सेंटर में अगर जिसकी पोस्ट लगती है तो उससे होता क्या है। और फिर हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात हैं, ओए होए, आप लिफ्ट में जाएंगे, चारों तरफ आपको पान की सौगात नजर आएगी लिफ्ट के अंदर, अजीब अजीब किस्म की चीजें नजर आएंगी आपको, न सफाई न सुथराई। फिर आप वो 2 साल तक पहले हाउस जॉब करो, फिर डॉक्टर बनो, फिर डॉक्टर बनने के बाद आप बोलोगे आप मैं डॉक्टर बन गया, लोग कह रहे कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। अब जाओ आगे, FCPS, FRCS, इस तरह की चीजें करो। और फिर आप सोचे जो डॉक्टरों के साथ, बेचारों के साथ कोविड में हुआ है, ओए होए, इतनी जिंदगी पढ़ाने के बाद भी बेचारे कुछ डॉक्टर भी निकल गए कोविड के साथ साथ। क्योंकि आप कोविड के पेशेंट के साथ रहोगे सुबह शाम, तो आपको भी बीमारी लग सकती है ना, बीमारी लग गई, बेचारों को डॉक्टर निकल गए। तो मैं सिर्फ आपको बताने चाह रहा हूँ कि वो बेचारे बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद भी शायद उनको वो वैल्यू नहीं मिल पाती। और दिमाग पता खराब आपका होता है जब आप US वगैरह मुल्कों में जाते हो, कहते क्या क्या करके आए हो, आपने कहा MBBS, डॉक्टर हो, हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारे पेपर दो शुरू से। उनके पेपर हो गया था, हमारे पास करोगे तो डॉक्टर बोलोगे, हमारा तुम्हारा डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, हमारा डॉक्टर डॉक्टर है। तो वो पूरे एग्जाम दोबारा दिलवाते हैं, वो सारी चीजें। आपने कहा अपने दिमाग, आपने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा पढ़ पढ़ के। फिर कोई 10 साल बाद कोई एक बंदा निकल के बाहर आता है। अब 10 साल बाद फिर आगे आपकी उम्र कितनी बची है? सारी जो जिंदगी जो थी तफरी करने की, वो तो आपकी पढ़ाई में गुजर गई सारी। और उसके बाद फिर आप देखिए डॉक्टर बिल्कुल सुन हो जाते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर अगर आपके खानदान में गए, आप देखें वो बंदा बिल्कुल सुन हो जाता है, उसकी जिंदगी में कोई जो है ना वो उसको, उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, पेशेंट, बस। दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती। तो यहाँ हमारे बच्चे आप देखें, 24 साल 25 साल के बच्चे, कभी मैं देख रहा हूँ कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, कोई दुबई में बैठा हुआ है, और घूम रहे हैं लोग, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और इंटरनल ऑडिट में अगर है और मल्टीनेशनल कंपनी आपकी लग गई, तो आप समझे सुबह शाम को घुमाते रहेंगे आप। घर आपने एक पैक करके रखना पड़ेगा। अचानक कंपनी कॉल, यहाँ पे चलो फ्रांस चले जाओ, बैग उठाया फ्रांस चले गए, वहां पे आया, आपने कहा भाई वो कहाँ जाना है, अब वो कह रहे इधर मालदीव चले जाओ। अच्छा, फिर जिस मुल्क में आप जा रहे हो उस मुल्क के अंदर जो एक तफरी होती है वो एक अलग कर रहे हैं आप, उस मुल्क की जो चीजें हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, कुछ घूमने की जगह होती है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस वक्त अकाउंटेंट्स की इतनी जबरदस्त डिमांड आई हुई है कि मैं जरा अगर वॉइस बंद करके बात करूं, मुझे ऐसा लगता है पब्लिकली रिकॉर्डेड बात नहीं होनी चाहिए ना। तो ये जो कर रहे हैं, 4 साल का प्रोग्राम है, आप यकीन करें, यू जस्ट नेम इट, आप मेरे साथ बिठा दें किसी बंदे को BSCS किए रहे हो, उसको दिखा दे, वो एक कोड लिखेगा, मैं भी वही कोड लिख दूंगा, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, आजकल डेवलपर्स वही प्रोग्रामर्स की यूं 1 मिनट में एप्लीकेशन, तो वो जावा का कोड लिखेगा, मैं भी जावा का कोड लिख दूंगा, वो C+ का कोड लगेगा, मैं भी C+ का कोड लिख दूंगा, सही ना। तो मेरे में और जो 4 साल, मैंने कभी जिंदगी में कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, और वो जिस बंदे ने 5-8 साल प्रोग्रामिंग पढ़ पढ़ के दीवारों पे टक्करें मारी है, और वो जब आया है उसके बाद उसकी आपने कहा यार क्या वैल्यू मिली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो सबसे पहले मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो है ना वो बैंड बजाएगा, और बजा भी रहा है। आप कभी पूछिए पूछिए कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है ना, तो आपको रहेगा कि आजकल अक्सर लोगों को निकाला जा रहा है। तो कहना से ये चाह रहा हूँ मैं कि बहुत सोच समझ के फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए लोगों को, आजकल AI के हिसाब से कि क्या AI कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और हम कौन सी फील्ड सेलेक्ट करके बढ़े। तो अकाउंटिंग में भी आएगा, किसमें? अकाउंटिंग में भी। अकाउंटिंग में भी आएगा, अकाउंटिंग में आएगा। इसलिए आप देखिए अकाउंटिंग में ACC जो ना अपनी डायरेक्शन चेंज करा है। पहले जो अकाउंटेंसी ACC की थी, अब वो चेंज कर दी उन्होंने। अब अगर मैं आपको ACC के प्रोफेशनल पेपर्स की बात करूं, तो प्रोफेशनल पेपर में SBL एक पेपर है, उसका नाम पढ़ा आपने क्या है?
स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। अब एसीसी दुनिया को पता है क्या बता रहा है? सारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे, मैं सबसे आगे, मैं हूं लीडर, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं बताऊंगा कंपनी क्या जाएगी। तो अब एसीसी तैयार करा है बच्चों को सीईओ के लिए। पहले बच्चे तैयार होते थे अकाउंटेंट बनने के लिए। तो मैंने बताया था आपको क्लास में ना कि मुंशी तो आउट हो जाएगा, जो एक हमारे अकाउंटेंट साहब हैं वो भी आउट हो जाएंगे, और अगले नंबर पे जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, और उसको वो सिखा रहे एआई बेस्ड जो है ना वो सिखा रहे हैं। तो एसीसी में आप देखें एफबीटी का जो कोर्स है उसके अंदर किसी हद तक जो है टेक्नोलॉजी को इन करने की कोशिश की है, और एसीसी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो सबसे पहले चेंज हो जाती है। तो जब एसीसी को लगेगा ना हमारे बच्चे को टेक्नोलॉजी में हमें इन करना है अभी फौरन, तो आप देखना वो कोर्स चेंज कर देगा। जब एसीसी को फील होगा कि यार अभी बच्चों को, आप जो बच्चा हमारा निकल रहा है, फिर अब मैं मेंबर बन गया हूँ ना, मैं मेंबर बन गया हूँ, मेरे पीछे पड़े रहते हैं एसीसी वाले, और हर मेंबर के पीछे पड़े रहते हैं, और वो क्या पड़े रहते हैं कि आपने साल में 40 घंटे सीपीडी के करके ट्रेनिंग करके हमें रिपोर्ट करना है, नहीं करोगे मेंबरशिप कैंसिल। अब वो ट्रेनिंग कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके पावर बीआई के, आरपीए के, रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑटोमेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजों के कोर्सेज वो लोग कराते रहते हैं फ्री में, बीइंग अ मेंबर, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन पे करें। तो वो हमें कोर्सेज करवाते हैं, हम वो कोर्सेज अटेंड करते हैं, अटेंड करने के बाद फिर एसीसीए को सर्टिफिकेट देते हैं, देखो हमने 40 घंटे पूरे कर लिए। अगर मैं वो 40 घंटे पूरे ना करूँ मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो इट्स अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसको कहते हैं सीपीटी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो अगर आप नहीं करोगे तो आप अकाउंटेंट नहीं रह सकते, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक स्टेप पीछे हो जाओगे, क्या बन जाओगे? अकाउंटेंट साहब, और उससे और एक कुछ ऐसे बात मुंशी हो जाओगे। तो आप यकीन करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कभी भी आपने काम नहीं करना, जाके आपको बहुत ऑफर आएंगी, आपने ऑफर को क्या करना है? मना। ऑफर्स आएंगे, आपने मना करना है। सेठिया सिस्टम में काम है। सेठिया सिस्टम का मतलब है जहाँ सेठ होता है, एंड सेठ विल डिसाइड एवरीथिंग। सेठ बोलेगा रात हो रही है, सारे एम्प्लॉय बोलेंगे रात हो रही है भाई। सेठ बोलेगा सुबह हो रही है तो सुबह हो रही है। तो जो सेठ है ना, उस कंपनी में आप काम करके आप बन जाओगे मुंशी या अकाउंटेंट साहब। तो एक हमारा स्टूडेंट था एफडी का ना, एफडी करने के बाद कभी कभी जॉब मिल जाती है, तो उसने एक छोटी सी जगह राइस की शॉप टाइप की थी, वो राइस एक्सपोर्टर्स थे उनके पास। उसने बोला सर मेरे को जॉब आई है, मैं कर लूँ? मैंने कहा पैसों की जरूरत है? उन्होंने एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा एक्सपीरियंस, ये राइस वाले के पास कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा होता है मशवरा सुनते हैं, बाकी बाद में करते अपनी है, तो उसने जाके उधर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ऑफर जब आती है ना जॉब, एक बंदा बड़ा वो हो जाता है कि यार मोटिवेट हो जाता है, यार जॉब ऑफर आई है मुझे। अब उसने बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद पता है उसने मुझे एक हफ्ते बाद बोला सर आप सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोला मेरी जिम्मेदारी में एक जेडी में, पता है एक जिम्मेदारी क्या है? सुबह 9 बजे जाते हुए मेरी जिम्मेदारी यह है कि रात को सेठ साहब के पान लेके सुबह पहुंचना है। दिस इज वन ऑफ माई जेडी। सेठ सेठ साहब के 2 पान, तो सुबह तो हम फजर के बाद पान मिलते नहीं है, तो रात को बोला मैं बनवाता हूँ पहले पान, फिर उसको फ्रिज में रखना होता है, फिर सुबह सुबह लेके सर की टेबल पे जाके रखना होता है। मैंने कहा देखो ये है, ये आपको, आप सोचिए कौन सी ट्रेनिंग मिल रही है। आप अपनी सीवी पे क्या लिखोगे आप कि मैंने क्या किया है? रात से लेके सुबह तक मैंने अच्छे अच्छे पान बनवाए। अच्छा भाई, IAS 40। हम लोग क्या पढ़े? 23 पढ़े ना। अच्छा, ये हमारी एक इंटीग्रेटेड वर्कबुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। हमारा जैसी ग्रुप बन जाता है सारे लोग ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। इसमें समरीज गिवन होंगी, ठीक है जी। तो आपने समरी जो है ना वो यहाँ से पढ़ लेनी है, स्टैंडर्ड की।
आप देखिए ये सिर्फ एक पेज की समरी, यहाँ से यहाँ तक है बस। ये आज स्टडी से है पूरा एक पेज का। लेकिन आप यही चीज अगर आप बुक में देखोगे तो आपको शायद 2-4 पेजेस पे मिले। इसी तरीके से अब आपने कहा पढ़ना सर कहाँ से है, तो याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ना है स्टडी हब से। तो बुक से ज्यादा आपने पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? स्टडी हब। स्टडी हब पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? इंटीग्रेट वर्कबुक जो मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पे आप जाके डायरेक्ट एग्जाम किट सॉल्व करेंगे कैप्टन बीबीपी। अब इस मेरे हिसाब से तैयारी हो गई। लेकिन अब एक बच्चा को कहता है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक मैं बुक को ना खोलूं खुद। तो वो बुक खोल के बेशक एक दफा आखिर में कैप्टन की बीबीपी जो भी बुक फॉलो करना चाह रहा है, लेकिन एसीसी बच्चों को कैप्टन बीबीपी से अब हटा रहा है। वो कह रहा है हमारा मटेरियल मौजूद है स्टडी अप। तो आपका पढ़ने का जो पहला सोर्स है वो स्टडी अप होना चाहिए। स्टडी अप के बाद किट्स, इंटीग्रेट वर्कबुक, आखिर में अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है तो आप बुक पढ़ना चाहे पढ़ लें। ये आपके ऊपर है। आप चाहे पढ़े ना चाहे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आप बुक पढ़ना आपको। तो इसमें एक छोटी सी एग्जांपल भी की मैंने। मैं चाहूंगा आप लोग एग्जांपल सॉल्व करें। क्या मैं चलूं?
हो गया डन बेटा? अब आपके सामने जवाब आ रहा है। क्या इसका आंसर आपका बैलेंस शीट का 525 आ रहा है? बस ये बच्चे जो है ना वो, और पीएनएल में 50,000 माइनस 5,000 सब कह रहा है। क्या मैं सॉल्व करूं? हो गया? देखें भाई सबका हो गया नहीं हुआ? होया नहीं हुआ है, मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करता हूं। ये वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं। जब भी आप किसी सवाल को देखें ना, तो सबसे पहले सोचे बहुत आसान है, टेंशन ना लें सवाल को देख के। हमने कहा हमें क्या करना है, 10 मिलियन का लोन है, 6% का रेट है, जनवरी से लेके दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर होगा, और इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया फेब में, और दिसंबर इज द एंड। इसका मतलब इसने कितने महीने कंस्ट्रक्शन किए? तो ये हो गया 10 मिलियन, इसका 6% इंटू 11/12, 5 लाख ऐसी है। उसके बाद आपने कहा इनकम ही है, उसने उठाई है 3% 2 मिलियन के ऊपर अंटिल जून। तो फेब का जनवरी का महीना छोड़ दूंगा मैं तो फेब मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने का अमाउंट लूंगा। तो आता 2 मिलियन का कितना परसेंट? 3% इंटू 5/12, 25। वेरी गुड, वेरी गुड। 5,25,000। अब इसमें से एक महीना पीएल में चलाएगा, इसमें से भी एक महीना पीएल में चलाएगा। कोई सवाल भाई? आप करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए। जा रहे घर, घर जा रहे हैं? ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे। कल फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारी 10 to 1 क्लास होती है, मैं बता दूं। सही है, सुबह 10 से 1।